Assalamu alaikum students, welcome to Ustad. In our concept biology development course, so far we have discussed about living world of prokaryotes and eukaryotes. अब हम डिस्कस करेंगे कि इस वर्ड में प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट के अलावा और ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या करैक्टर्स होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स के बारे में डिस्कस किया। प्रोकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और यूकेरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स में है हमारे पास बैक्टीरिया और यूकेरियोट्स पे हमारे पास हर तरह के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिसमें एनिमल्स, प्लांट्स और फंजाई जैसे कि मशरूम्स वगैरह, और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं प्रोटिस्ट्स जिसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। अब इसका ये है कि प्रोकैरियोट्स जो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया हैं, you might have listened about bacteria can cause diseases in animals or in other living organisms. सिमिलरली अगर हम बात करें यूकेरियोट्स की, तो यूकेरियोट्स में अगर हम फंजाई और प्रोटिस्ट की तरफ जाएं तो फंजाई भी जो है वो डिसीजेस कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और प्रोटिस्ट जैसे कि आप देखें प्लास्मोडियम है जो कि मस्कीटो से फैलता है और ये डिफरेंट मलेरिया कॉज करता है आपको। और इसके अलावा पैरामीशियम देखें, अमीबा की अगर बात करें इस पर मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम ले लें अमीबा, तो अमीबा जो है ये डायसेंट्री वगैरह कॉज करता है, तो इसका मतलब प्रोटिस्ट भी जो है वो एनिमल्स में डिसीजेस कॉज करते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो एनिमल्स में डिसीज कॉज करते हैं या प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हैं पैथोजेंस। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, दैट मीन्स दैट दे कैन अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड कैन कॉज डिसीज। तो इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी हमारे पास, अगर हम इन्वर्टिब्रेट्स की तरफ जाएं तो किंगडम एनिमेलिया में, तो वहाँ भी हमारे पास क्या है, ऐसे वॉर्म्स हैं जिन्हें हम टेप वॉर्म कहते हैं या हुक वॉर्म कहते हैं, दैट आर आल्सो द पैथोजेंस एंड कैन कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अगर हम बात करें कि इफ़ एन एनिमल और अ प्लांट have to survive in this world or in this planet, suppose is an earth, तो उसे किस किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। या तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस से लड़ना पड़ेगा, या उसे जो है फंगल इन्फेक्शंस से लड़ना पड़ेगा, या इटसेल्फ उसे क्या होंगे पैरासिटिक वॉर्म से लड़ना पड़ेगा। अब क्या है कि साइंटिस्ट ने एनिमल्स के लिए और स्पेसिफिकली ह्यूमंस के सर्वाइवल को के चांसेस को बढ़ाने के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट एंटी फंगल और एंटी पैरासाइटिक और ये वॉर्म्स वगैरह के लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो जो है डिस्कवर की और ईजाद की उन्होंने ह्यूमंस के लिए, ताकि वो इसको यूज़ करें और इनसे क्या है एक शील्डिंग इफेक्ट ले लें, प्रोटेक्टिव इफेक्ट ले लें इन सब से, ताकि वो अपने सर्वाइवल को इंक्रीज कर सके। लेकिन नेचर ने क्या किया कि नेचर ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा डेडली जो है पैथोजेंस से इंट्रोड्यूस करवाया। Scientists discovered that the particle that is neither bacteria nor fungus and cause infection in human, animals or other organisms is virus. तो उसे साइंटिस्ट ने क्या कहा, वो क्या है, वायरस है। वायरस जो है वो लैटिन वर्ड वेनम से निकला है। वेनम जैसे कि स्नेक के अंदर होता है वेनम, और इसका क्या मतलब होता है, पॉइजन यानी जहर, या क्या इसे कह दिया उन्होंने, पॉइजनस फ्लूइड कह दिया। जैसे कि स्नेक के अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है, इसका मतलब ये है कि वायरस एक ऐसा पॉइजन या पॉइजनस फ्लूइड है जो किसी भी
और ऑर्गेनिजम्स, एक ऑर्गेनिज्म यानी एक वायरस से जब किसी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में जाएगा, यानी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में जाएगा, तो उसमें भी क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो हमने देखा कि जो वायरस है वो वेनम यानी एक लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है पॉइजन और पॉइजन फ्लूइड। इट मीन्स दैट व्हेन दिस पॉइजनस फ्लूइड infect in healthy organisms, it means when this poisonous fluid is injected in healthy organisms, it can cause infection. अब जो वायरसेस हैं, वायरस एक्चुअली क्या है, ना तो वो लिविंग है, मतलब ना तो वो प्रॉपर लिविंग कैटेगरी में आते हैं और ना ही वो प्रॉपर नॉन लिविंग कैटेगरी में आती हैं। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग कैटेगरी में किस बेस पे नहीं आते, क्योंकि इनके पास जो है सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं सेल के, वो उनके पास प्रेजेंट नहीं है। दे डोंट हैव द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक साइटोसोल और साइटोप्लाज्म। इनके पास और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस जो हैं वो नहीं है, यानी ऑर्गेनेलिस नहीं है इनके पास। अब हम देखेंगे कि कौन से जो हैं, अगर ये ना तो लिविंग, मतलब प्रॉपरली हम इन्हें लिविंग में नहीं डाल सकते हैं और प्रॉपरली ना ही हम इन्हें नॉन लिविंग कह सकते हैं, और ये जो है इनके पास बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं है, तो हम कह देते हैं वायरस को ये क्या है, ए सेलुलर। यानी जैसे हमने पीछे पढ़ा प्रोकैरियोट्स का, दे दैट प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ वन सेल एंड यूकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसी तरह हमने वायरसेस को कह दिया कि इनके पास चूंकि बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स नहीं हैं, सो दे आर कॉल्ड एज ए सेलुलर इन्फेक्शियस particles because they can cause infection. पहले हम वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का, इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करें, तो वायरस जो है क्योंकि सिंपलेस्ट पार्टिकल है, ए सेलुलर है, तो इसके पास बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह तो नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ये एक लिविंग भी कंसीडर किया जाता है, तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा बिकॉज दे आर एबल टू रेप्लिकेट। अब हम अगर वायरस के स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करें, तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का बनाते हैं कि वायरस में जो है वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। यानी एक पॉइंट इसके पास आ गया कि वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इट मीन्स के वायरस में डीएनए और आरएनए एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं हो सकता, या तो उसके पास एक ही टाइम में डीएनए होगा, तो उसे हम कह देंगे ये क्या है, डीएनए वायरस है, या होगा उसके पास आरएनए, तो हम उसे क्या कह देंगे, आरएनए वायरस। यानी ये बेसिकली एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। अगर किसी भी वायरस में डीएनए होगा एज ए जेनेटिक मटेरियल, तो वो क्या होंगे, डीएनए वायरस, और अगर किसी में आरएनए होगा तो वो क्या होंगे, आरएनए वायरस। इसी तरह अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो डीएनए या तो उनके पास डबल स्ट्रैंडेड होगा या सिंगल स्ट्रैंडेड भी होगा। इसी तरह आरएनए भी उनके पास डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है कि उनके पास एक टाइम में ही एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, या तो वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा। तो सबसे पहले हमारे पास वायरस के स्ट्रक्चर में आ गया उनका जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और आरएनए, जिसे हम कह देंगे न्यूक्लिक एसिड। और जो है इसके जो स्ट्रक्चर है जो इसको सराउंड किए हुए है, वो है प्रोटीन्स, जिसे हम कह देते हैं कैप्सिड। इट मीन्स दैट वायर्स हैव न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, जिसे हम कह देते हैं कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है, ये मैंने जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये डिफरेंट, जिस तरह आप देखें कि एक बिल्डिंग है उसमें छोटी छोटी जो एक दीवार, फर्ज करें एक बिल्डिंग की एक दीवार है वो ईंटों से बनी है, तो वो पूरी दीवार उसकी क्या हो गई, वॉल जो होगी उसकी क्या है, कैप्सिड होगी, और उसमें जो ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, वो क्या हो गए, उसके कैप्सोमियर्स। जैसे हमारी बॉडी में
पूरा ऑर्गन है और ऑर्गन का छोटे-छोटे ब्रिक्स यूनिट्स उसके क्या हो गए? सेल्स हो गए। यानी एक छोटा पार्टिकल हमेशा यूनिट, छोटा यूनिट बड़ा यूनिट बनाता है। इसी तरह इन्होंने कहा है कि जो कैप्सिड है यानी प्रोटीन कोट है इसका, वो किससे बना है? वो क्या है? कैप्सिड है और वो किस यूनिट से बना हुआ है? स्मॉलेस्ट कैप्सोमियर्स से मिलके बना है। यानी कैप्सोमेयर्स छोटे-छोटे जॉइन करके कैप्सिड्स बना रहे हैं जो कि एक प्रोटीन कोट है। यानी वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर में 2 ही चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो उनका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। अब आप देखिए न्यूक्लिक एसिड तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रेजेंट हुआ है आइदर और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स और प्रोटीन्स हैं, लेकिन वायरस के पास बाकी चीज़ें जो कि एक लिविंग सेल्स में है प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा वायरस के पास अब जो डिफरेंट वायरसेस हैं उनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स होते हैं डिफरेंट, और इसी बेसिस पे हम डिफरेंट वायरस को क्लासिफाई करते हैं, एक तो न्यूक्लिक एसिड की बेस पे, दूसरा कैप्सोमेयर के नंबर की बेस पे। और हम इन दोनों स्ट्रक्चर को न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को क्या कह देंगे? ये क्या बना रहे हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक हो गया। यानी ये इनका क्या हो गया? कोर हो गई ये इसकी, न्यूक्लिक एसिड की कोर है इनके पास और कैप्सिड का क्या है? कोट है। अब बहुत से वायरस हैं जिनके पास जो है आउटर कवरिंग है जिसे हम कह देते हैं एनवेलप। ये कैप्सिड के अलावा इनके पास एक आउटर कवरिंग है इनके कोट के ऊपर जिसे हम क्या कह देते हैं? एनवेलप्ड। अब ये एनवेलप्ड, अब इस बेस पे भी हम वायरसेस को क्या करते हैं? क्लासिफाई कर लेते हैं कि अगर जिन वायरस के ऊपर ये आउटर कोट है, इसे हम क्या कह रहे हैं? ये क्या है? एनवेलप। अब जो है ये वायरसेस में एनवेलप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और इसी बेस पे हम वायरस को कहते हैं कि ये क्या है? एनवेलप्ड वायरस है और नॉन एनवेलप्ड वायरस है। यहाँ पे आप साथ-साथ देख रहे हैं कि किस तरह वायरसेस जो हैं कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, कौन-कौन से स्ट्रक्चर के बेस पे जो है जेनेटिक के बेस पे उनके प्रोटीन की यूनिट्स की बेस पे हम उनको क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई भी कर रहे हैं साथ-साथ। अब कुछ वायरस जो हैं उनके इस एनवेलप के ऊपर स्पाइक्स भी बने होते हैं। जैसे आप देखें कि कोरोना वायरस है और इसके अलावा जो है एनवेलप्ड वायरसेस हैं जिनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्पाइक्स बने हुए हैं और ये स्पाइक्स जो हैं ये क्या है? इन्हें आप क्या कहेंगे स्ट्रक्चर्स को? स्पाइक्स। और ये क्या है? इस पे होते हैं रिसेप्टर्स जो कि स्पेसिफिक होस्ट सेल के साथ बाइंड करते हैं और उन्हें क्या बना देते हैं? होस्ट स्पेसिफिक। तो इस तरह आप देखिए कि एक वायरस के बेसिक स्ट्रक्चर में कोर आता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड इन्वॉल्व है, उसमें आपका डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, इसी तरह आरएनए भी। और इसके बाद इसके पास प्रोटीन कोट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर से बना है मिलके। और वायरसेस जो हैं या तो उनके पास एनवेलप, अभी एनवेलप जो है ये कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड तो हर वायरस में यानी न्यूक्लियोकैप्सिड हर वायरस में इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन एनवेलप जो है वो किसी वायरस में प्रेजेंट होगा या किसी वायरस में प्रेजेंट नहीं होगा, उसी बेस में हम उसे एनवेलप्ड और नॉन एनवेलप्ड वायरस कहेंगे। और इसके अलावा इनके एनवेलप पे स्पाइक्स हैं जो कि उन्हें होस्ट स्पेसिफिसिटी का करैक्टर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने वायरस के प्रॉपर स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वायरस को डिफरेंशिएट करती हैं टू आइदर रिसाइड इन लिविंग और नॉन लिविंग करैक्टर्स। अब हम देखेंगे कि वायरस जो है वो अपने आप को कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहा है कि आइदर इट्स लिविंग और नॉन लिविंग पार्टिकल। तो पार्टिकल का हम इसे नाम इसलिए देते हैं कि ये एक सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल है, क्योंकि सपोज इट्स आ सेल, सपोज करें कि ये एक सेल है तो ये जो वायरस है ये इसके आउटसाइड है, यानी ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और ये इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। तो आप ये देखें कि जब वायरस किसी भी सेल के बाहर प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो एक सिर्फ सैन ग्रेन पार्टिकल के तौर पे एक्ट कर रहा है, यानी वो किस कैटेगरी में जा रहा है? वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो सेल के अंदर आता है तो वो लिविंग जो है पार्टिकल कंसीडर होता है। यानी जब तक एक सेल को एक वायरस को एक स्पेसिफिक अपना होस्ट नहीं मिल जाता अपने जेनेटिक मटेरियल की मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो एक नॉन लिविंग पार्टिकल ही कंसीडर किया जाएगा। अब जो है सेल के वो कौन से वायरस के वो कौन से कैरेक्टर्स हैं जो उसे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काबिल बनाते हैं?
वो है, सबसे पहले उसका आता है उसका जेनेटिक मटेरियल, यानी being a living entity, virus have genetic material in the form of DNA और RNA as we have already discussed. और उसके अलावा जो लिविंग प्रॉपर्टी इसके पास आती है वो आती है रिप्रोडक्शन की, यानी वायरस जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, होस्ट के अंदर, जब तक सेल के अंदर नहीं जाएंगे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब वायरस जो है उनके पास जेनेटिक मटेरियल है दैट इज सिमिलर टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बाय टेकिंग ओवर द होस्ट मेटाबॉलिक मशीनरी। और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्या है, ये सारा सारा अपना मेटाबॉलिज्म जो है जो कि करैक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो किसके मदद से परफॉर्म करता है, लिविंग सेल की मशीनरी से ही मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। यानी ये करैक्टर इसके अंदर हैं, लेकिन कब, जब वो सेल के अंदर हो, जब सेल के बाहर हो वो क्या है, सिर्फ एक पार्टिकल। ठीक। और इसके अलावा जो है लिविंग, इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। जैसे हम डिफरेंट एंटीसेप्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए, इसी तरह हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं उसकी मदद से वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। और आप ख़त्म किसी भी चीज़ को उस वक़्त कर सकते हैं जब वो लिविंग हो, यानी जब तक उसके अंदर ऐसे करैक्टर्स हों जो उसे ज़िंदा रखे हुए हैं। और इसके अलावा जो है, अगर हम नॉन लिविंग की तरफ जाएँ, सपोज़ कि अगर वायरस है, उसके पास जेनेटिक मटीरियल है, लेकिन वो आउटसाइड द सेल है, उसके पास कोई भी जो है मशीनरी नहीं है होस्ट की, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। उसके अलावा इसको हमारा जो सबसे पहला करैक्टर है जिसकी वजह से नॉन लिविंग कहते हैं, वो है इसकी एसेलुलैरिटी, यानी जो है ये एक विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमने सेल में पढ़ा था कि उसके पास एक प्रॉपर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होनी चाहिए। लेकिन क्या है, वायरस के पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर, और उसके पास और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट जिसकी वजह से हम उसे कहें कि ये या यूनिसेलुलर है या ये मल्टी सेलुलर है। तो हमने उसे क्या कह दिया, ये क्या है, ए सेलुलर, यानी विदाउट एनी सेल, बस सिर्फ एक पार्टिकल है जिसके पास न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है। उसके अलावा हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म तो परफॉर्म करता है, लेकिन इसके पास कोई ऐसे एंजाइम्स खुद के नहीं है कि ये, मतलब कोई भी ऐसे ऑर्गेनेली नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, कोई एंजाइम्स नहीं है, कोई पाथवे फॉलो नहीं करता, तो ये मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द सेल परफॉर्म नहीं कर सकता। और इसके अलावा इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, यानी क्रिस्टलाइजेशन हो सकती है इसकी, जिसमें इसके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर देते हैं। क्रिस्टलाइज का मतलब है उसे एक प्रॉपर क्रिस्टल की तरह बना देना। उसके बाद हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने वाइसेस की क्रिस्टलाइजेशन करके उसको बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी किया, यानी क्रिस्टलाइजेशन का अगर करेक्टर देखें तो वो किस में आता है, हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इसके अलावा जो है वायरस क्या है, हम कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर एबल टू रेस्पायर, बट वायरसेस हैव नॉट एनी ऑर्गेनेली और स्ट्रक्चर और पाथवे लाइक रिस्पायरेशन एंड फोटो रिस्पायरेशन। इनके पास कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली या स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है जिससे हम क्या कहें कि वो रिस्पायर करता है। तो वायरस जो है वो लिविंग तभी कंसीडर किया जाएगा जब क्या हो, वो होस्ट सेल के अंदर हो। होस्ट सेल के अंदर जाके वो अपना जेनेटिक मटेरियल, सेल, सपोज ये एक सेल को हम यहाँ से करते हैं, थोड़ा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन करवा देते हैं। सपोज के इसके अंदर एक वायरस किया, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इंजेक्ट किया, और इस जेनेटिक मटेरियल, अब अगर वो डीएनए होगा तो डीएनए क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और होस्ट सेल के डीएनए पे एक्ट करेगा। और अगर वो आरएनए होगा तो वो आरएनए पॉलीमरेसिस प्रोटीन्स बनाएगा स्पेसिफिक, और डीएनए होगा तो डीएनए बनाना शुरू कर देगा। यानी सिंपली ये होस्ट सेल को जाके हाईजैक कर लेगा और होस्ट सेल को अपने इस सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने की मदद से जो है मजबूर करेगा कि वो वायरस के प्रोटीन्स और वायरस की डीएनए बनाना शुरू कर दे, ताकि उससे फिर क्या हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिफरेंट वायरस स्ट्रक्चर जो हैं वो रेप्लिकेट होके सेल से बाहर आएँ और इन्वायरमेंट में और ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट करें।
सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमने साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि बैक्टीरिया जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो डिसीज़ कॉज करता है। उससे पहले हमारे पास फंजाई भी थे जो डिसीज़ कॉज कर रहे थे यानी एज अ पैथोजन, और हमारे पास डिफरेंट टेप वॉर्म्स भी थे जो लार्जेस्ट थे दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया वायरसेस को, और उन्होंने कहा कि वायरसेस जो हैं वो स्मॉलेस्ट ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं दैट कैन इन्फेक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या वायरस से भी छोटे कोई पार्टिकल्स हैं या डिस्कवर हुए हैं जो एनिमल्स को या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं? क्योंकि वायरस जो हैं वो स्मॉलेस्ट हैं, बैक्टीरिया से भी स्मॉलेस्ट हैं, इतने स्मॉल हैं कि ये बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वायरस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या वायरस जो है जो कि 50 नैनोमीटर इतना स्मॉल साइज है दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई टू 20 नैनोमीटर इनका साइज है, इससे भी छोटे क्या हैं इन्फेक्शियस पार्टिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपने आपने कमेंट्स में बताएं या आप इसको डिस्कवर करें। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।